अतीक अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई की है। मुकुल रोहतगी ने रखा है सरकार का पक्ष। न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। यूपी सरकार ने तेजी से काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है और इस 3 हफ्ते में सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। 3 हफ्ते में सरकार को ये रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए, अतीक अशरफ से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक अशरफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मुकुल रोहतगी ने सरकार का पक्ष रखा है। इस दौरान न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। यूपी सरकार ने तेजी से काम किया है, इस बात का भी जिक्र किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दिया जाएगा और 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। और हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुशील, जरा बताइएगा, क्योंकि अतीक अशरफ के मामले में सुनवाई हुई है, कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई? आज देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई हुई। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई और यह बताया गया कि किन परिस्थितियों में फिलहाल अतीक और अशरफ की हत्या हुई। इसी बीच यूपी सरकार की तरफ से जो उठाए गए कदम थे, मुकुल रोहतगी जो यूपी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी तरफ से बताया गया कि चूंकि इस पूरे मामले में जो 3 लोग हैं वो फिलहाल एक फेक आईडी कार्ड पहनकर अतीक पर उन्होंने अटैक किया। वो 3 दिन से लगातार रेकी कर रहे थे। पूरी प्रोटेक्शन फिलहाल यूपी सरकार ने दे रखा था, लेकिन बीच में आकर ये फिलहाल अटैक हुआ। लेकिन इस बीच यूपी सरकार तुरंत हरकत में आई। एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया, तुरंत उन लोगों को कस्टडी में लिया गया। एसआईटी की टीम बना दी गई इस पूरे मामले में जांच के लिए और यूपी सरकार ने तेजी से इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच को लेकर आगे बढ़ा। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से जो फिलहाल न्यायिक आयोग का गठन किया गया है यूपी सरकार के द्वारा, उस पर सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि ये फिलहाल इस पूरे मामले में जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम थे उसकी जानकारी फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा कि जब फिलहाल अतीक को मेडिकल के लिए लेके जाया जा रहा था तो जहां पर अतीक थे वहां पर एम्बुलेंस क्यों नहीं था, परेड क्यों कराया जा रहा था। इस पर यह जानकारी यूपी सरकार की तरफ से दी गई कि जो फिलहाल अतीक को पुलिस वैन ने उतारा था, वहां से जो फिलहाल अस्पताल का गेट था वो थोड़ी दूर पर ही था, लिहाजा वहां से उनको पैदल ले जाने की जो पूरी स्ट्रेटेजी थी वो पुलिस की बनाई हुई थी। लेकिन चूंकि तमाम जो हमलावर थे वो बीच में ही रेकी कर रहे थे, जिससे उन्होंने तुरंत अटैक कर दिया। लेकिन उसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने तुरंत जितने हमलावर थे उनको मौके पर ही दबोच लिया, पिस्टल रिकवर किया, एसआईटी का गठन किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यूपी सरकार से 2 चीजों पर सवाल पूछा है। पहला सवाल यूपी सरकार से यह पूछा है कि किन परिस्थितियों में अतीक और अशरफ की हत्या हुई और अभी तक इस पूरे प्रकरण को लेकर यूपी सरकार ने जो भी स्टेप उठाए हैं, जो भी कदम उठाया गया है, वो क्या क्या रहे, इसकी जानकारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सुशील ये भी है। बिल्कुल सुशील ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है इसमें कई ऐसे अहम सवाल हैं जिसकी जवाब जानना बेहद जरूरी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है ताकि ये पूरा स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह सवाल किया है कि किन परिस्थितियों में यह हत्या हुई है, उसकी जांच को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं और अभी तक इस पूरे केस को लेकर उत्तर प्रदेश कहां तक पहुंची है उत्तर प्रदेश पुलिस, उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं दूसरा, बीएस चौहान कमेटी एक गठित की गई थी जब विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था, उस दौरान भी ये पूछा गया था कि आखिर कमेटी ने इस प्रकरण को लेकर क्या स्टेप्स उठाए हैं, उसकी जांच की जाए। उस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक क्या किया है, उसकी भी जानकारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है। हालांकि याचिकाकर्ता जो इस पूरे मामले में विशाल तिवारी थे, वकील, उनसे ये सवाल उन्होंने बार बार यूपी सरकार की जांच पर सवाल उठाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी दलील नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो जांच कमेटी बनाई गई है, जो एसआईटी बनाई गई है, पहले उसकी रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मामले में आगे बढ़ेंगे। हालांकि यह बताया जा रहा था कि जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया
है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल इस पूरी दिशा में बिल्कुल सुशील, और इसी बात का इंतजार करना होगा जब सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश की जाएगी तो रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र किया जाएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। माफिया अतीक अब अतीत हो चुका है, लेकिन उसके काले साम्राज्य के स्याह दस्तावेज डायरी के रूप में सामने आए हैं। बरामद डायरी से असद को लेकर जो खुलासा हुआ है वो होश उड़ा देने वाला है। पता चला है कि असद ही अब गैंग को लेकर हर तरह की प्लानिंग करता था और काम को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम देता था। उमेश पाल हत्याकांड के लिए भी असद ने प्लान तैयार किया था, लेकिन वो क्या वजह थी जिसके चलते प्लान फेल हो गया, देखिए इस रिपोर्ट में। असद ने जब से होश संभाला था उसका एक ही ख्वाब रहा, पिता की तरह बनना। प्रयागराज में इक्का जमाना और असद का नाम आते ही हर किसी का कांप जाना। उमेश पाल की हत्या करके वो यही रुतबा हासिल करना चाहता था। पिता, चाचा और गैंग के बाकी सदस्यों के सामने अपनी छवि को माफिया वाली दिखाना चाहता था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो खुद कटघरे में आ गया। अतीक और अशरफ के जेल में रहते हुए गैंग को जो आगे बढ़ा रहा था वो असद ही था। किसी भी काम के लिए असद ही पूरा प्लान तैयार करता था, प्लान को एग्जीक्यूट करता था, शूटर सिलेक्ट करता था। प्लान बनाने के साथ साथ असद गोली चलाने में एक्सपर्ट था। अतीक के कहने पर उसे जो काम मिला असद उसे मुकम्मल करने की हर कोशिश करता था, क्योंकि उसका ख्वाब प्रयागराज पर राज करने का था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में असद का यही प्लान फेल हो गया। उसने जो सोचा उसमें से कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उसने सेट करके रखा था। उमेश पाल की हत्या से पहले असद ने अपना फोन और एटीएम अपने करीबी अतीन को दे दिया था। प्लानिंग थी कि जब उमेश पाल का मर्डर किया जाएगा उस वक्त अतीन उसके एटीएम से कहीं दूर पैसे निकालेगा, मोबाइल को एक्टिव करेगा, ताकि जांच के दौरान ये साबित हो कि मर्डर से असद का कोई नाता नहीं है। और अतीन ने ऐसा किया भी। लेकिन असद शायद ये नहीं जानता था कि एटीएम में लगे कैमरे सारा सच उगल देंगे, और ऐसा ही हुआ।
एटीएम में लगे कैमरे में अतिन की तस्वीरें कैद हो गई। उमेश पाल हत्याकांड में असद का नाम ना आए, इसके लिए प्लान बी भी तैयार किया गया था। असद को मर्डर वाले दिन मंकी कैप दी गई और ये कहा गया कि अगर जरूरत पड़े तो ही असद मंकी कैप पहनकर कार से बाहर निकले। लेकिन गुस्से में असद बिना कैप के कार से बाहर निकल आया और सारा प्लान फेल हो गया। और इसी तरह असद एंड गैंग के सभी प्लान फेल होते गए और आखिर में असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। आज हम आपको बताएंगे माफिया के मारे जाने के बाद उसकी डायरी के पन्नों में दर्ज नाम जिंदा हो उठे हैं। इस डायरी में क्या क्या लिखा है और किस तरह के लोगों के नाम पते हैं, और डायरी का सच सामने आया तो कौन से लोग मुसीबत में फंसने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखिए। एक डायरी जो मिस्ट्री बन गई, एक डायरी जो मिली तो 100 सवाल कर गई। क्या है माफिया की गुप्त डायरी का राज? इस डायरी में जो कुछ भी दर्ज है वो कानून के लिए एक सबूत है, अतीक के दुश्मनों के लिए मौत है, IS 227 गैंग के लिए एक मैसेज है और पुलिस के लिए एक पहेली। शाइस्ता को तलाश रही पुलिस के हाथ अतीक गैंग की एक ऐसी डायरी लगी जिसके कोड डिकोड हो गए तो अतीक गैंग बिना मारे ही खत्म हो जाएगा। माफिया की तरह ही उसके गुर्गे भी मिट्टी में मिल जाएंगे। शाइस्ता परवीन की खोज में लगी प्रयागराज पुलिस को बड़ी जानकारी हासिल हुई है। दरअसल शाइस्ता परवीन के मायके यानी कि अतीक अहमद की ससुराल से इसी बक्से से प्रयागराज पुलिस ने कई डायरीज बरामद की हैं, जिनमें न सिर्फ अतीक अहमद के करीबी, उसके रियल एस्टेट कारोबारी और उसके गुर्गों के रिकॉर्ड दर्ज थे। इन डायरीज में बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के रियल एस्टेट के पार्टनर्स, उसके बेहद करीबी लोग जिनके पास अतीक का पैसा जमा था, उनकी सारी डिटेल्स थी। और बताया जा रहा है कि उन डायरीज के जरिए अब पुलिस अतीक के गुर्गों, अतीक के पार्टनर्स और अतीक के वो लोग जो उसके फाइनेंसर के तौर पर काम कर रहे थे, उनकी डिटेल्स निकाल रही है। सूत्रों के मुताबिक अतीक के ससुर के घर एक डायरी मिली है जिसमें अतीक के सारे कच्चे चिट्ठे हैं। सवाल उठता है कि इस डायरी में क्या है। चलिए बताते हैं। इसमें दर्ज हैं अतीक के कई करीबियों के नाम, कई मददगारों के पते और नंबर, यूपी के अलावा 5 राज्यों में फैले काले कारोबार का हिसाब किताब भी, शूटर्स के नाम, पते और कोड, अतीक गैंग की ओर से अंजाम दी गई वारदातों के कोड भी। डायरी से अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक अतीक के धंधे दिल्ली से लेकर मुंबई तक और MP राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैले हैं। कई बेनामी संपत्तियां हैं, रियल एस्टेट से लेकर होटल तक के कारोबार हैं। मौके से पुलिस ने अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद किया है। इस डायरी में 5 राज्यों में अतीक के फैले हजारों करोड़ के कारोबार की पूरी फेहरिस्त शामिल है। इन डायरीज का जिक्र लगातार बीते कई दिनों से हो रहा था, लेकिन छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने इन डायरीज को बरामद कर लिया है और इनके आधार पर ही पुलिस अब रियल एस्टेट कारोबारी, अतीक के फाइनेंसर और शाइस्ता परवीन के वो करीबी लोग जो उसको इस समय न सिर्फ आर्थिक मदद दे रहे हैं बल्कि उसको छुपाने में मदद कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स निकालेगी। इन डायरीज में उन करीबियों के मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स और कितना पैसा कब किसको दिया गया, ये महत्वपूर्ण जानकारियां। पुलिस सूत्रों से यह भी पता चला है कि अतीक और शाइस्ता की अलग अलग डायरी थी।